नमस्कार, विजय चौक से इस फोटो विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, विजय चौक दिल्ली का दिल है। मेरे पीछे आपको संसद भवन नजर आ रहा है, जो कुछ दिनों में संविधान सदन हो जाएगा। इस विजय चौक ने, इस संसद भवन ने इतिहास लिखा भी है और इतिहास बनते देखा भी है। आज एक बार फिर हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ इतिहास बना है और कुछ नया इतिहास लिखा जा रहा है। आप जानते हैं कि जिस संसद भवन को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उस संसद भवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 बार महिला आरक्षण बिल जो है वो इस संसद भवन में रखा गया। लेकिन 6 बार इस बिल को रोका गया, कभी बिल को फाड़ा गया, कभी बिल की राह में रोड़े अटकाए गए। 6 बार लगातार कोशिशें हुई, सरकारें बदल गईं, लेकिन बिल का विरोध नहीं बदला। और सिर्फ 6 बार की बात आपको मालूम है, लेकिन आज आपको यह भी बताऊं कि ये जो पीछे संसद भवन आप देख रहे हैं ना, ये कभी जो है यहां पर संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी। 1947 में स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रॉय ने, जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, उस वक्त भी महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया था। लेकिन तब सबको लगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमने जो संविधान चुना है वो सबको समानता की बात करता है, इसलिए सबको लगा कि समान अधिकार सबको मिलेंगे। लेकिन 75 साल हुए, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला। इस संसद भवन में आज तक कभी भी 15% से ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, जबकि महिलाओं की आबादी 50% है। आधी आबादी को उसका पूरा हक कभी नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने बीजेपी के नेतृत्व में एक इतिहास रच दिया। इतिहास रच दिया जब न केवल महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित हुआ, बल्कि राज्यसभा में इसके विरोध में एक वोट भी नहीं पड़ा। लेकिन अब जबकि यह बिल पास हो गया है, आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन अब असली लड़ाई यहां से शुरू होगी। और असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई महिलाओं को उनका हक मिलने की है। असली लड़ाई यह है कि आरक्षण लागू कब और कैसे होगा। और एक लड़ाई जो 2024 से पहले है, वो श्रेय लूटने की लड़ाई भी है। क्योंकि आज ही हमने देखा बाकायदा, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ, तमाम महिला रिप्रेजेंटेटिव, महिलाएं जो कार्यकर्ता थी, वो सब जुटी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनको शुक्रिया किया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। जो लोग कल तक इस बिल के पर्चे फाड़ने में शामिल थे, आज उन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट तो दिया है, समर्थन तो दिया है, लेकिन आज अपनी भड़ास निकालने के लिए अलग अलग तरह से विरोध के स्वर उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर फलाना जो समाज की महिलाओं को हक नहीं मिला तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई कह रहा है कि ये छलावा है, तो कोई ये कह रहा है कि दरअसल ये एक जुमला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो आज श्रेय लूटने की लड़ाई कर रहे हैं, जो आज इसे जुमला बता रहे हैं, जो ईंट से ईंट लड़ाने की बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में वो चाहते थे कि ये बिल पहले पारित होता, तो सवाल यह है कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। सवाल यह भी है कि अगर उनको इतनी आपत्तियां हैं तो बिल के पक्ष में मतदान क्यों किया। ये तमाम सवाल हैं दो टूक में जो हम आज उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन इससे पहले कि चर्चा बढ़े, आइए देखते हैं कल रात से लेकर आज बीजेपी मुख्यालय और कांग्रेस मुख्यालय में किस तरह का नजारा देश ने देखा। जरा देखिए, प्रधानमंत्री को सुनिए, राहुल गांधी को सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट, आज की बहस को शुरू करेंगे।
में जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष के अनुपात में सुधार आया है। इसी तरह शौचालय न होने की वजह से बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान होना न पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने आज महिलाओं को अपना हक दिलाया है, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लगाया था, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसको सिद्ध करके दिखाया और पारित करके दिखाया। और पूरे 9 साल के कार्यकाल में जितना उन्होंने मातृशक्ति के लिए काम करे, अगर कितनी भी योजनाएं आई हैं तो अपनी मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने का बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए हमारी समस्त महिला मोर्चे से, समस्त महिलाओं के मातृशक्ति से धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का। हम सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण पे ज्यादा ध्यान देती है, और जब महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देनी है तो सदन में भी उनकी संख्या दिखनी चाहिए, प्रबल पूरी तरह से दिखनी चाहिए। इसी के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और आगे भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कार्य करेंगे जैसा उन्होंने पिछले 9 वर्षों में किया। मैंने वो दिन भी देखा है जब बिल को फाड़ दिया गया था, और ये मोदी जी ही हैं जिन्होंने इस बिल को लाए हैं और जो हमारी मातृशक्ति को बहुत सशक्त बना रहे हैं और उनको वंदनीय कर रहे हैं। आज हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने आए हैं। जैसे होता है ना त्योहारों पे, दिवाली का समय हो या होली हो, तो हम तो जब से ये यूनियन ने, कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तब से हम इसको त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और आज भी आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में महिलाएं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने पहुंची हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले के नेता से महिलाओं के लिए सिर्फ
उनके सशक्तिकरण के लिए बोलते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी हैं एक के बाद एक, चाहे वो किसी भी धर्म की किसी भी जाति की महिला है, उसके लिए कुछ अपना इनिशिएटिव दिखा रहे हैं और करते जा रहे हैं। इसलिए हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। महिलाएं स्पेशली मोदी जी को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वही हैं जो नारी को एक देवी का रूप देते हैं और उसकी शक्ति के लिए और उसकी भलाई के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम लोग राजस्थान से हैं, आदिवासी हैं। आदिवासी के लिए तो वैसे भी उच्च पद पर हमारी राष्ट्रपति महोदया को बिठाया हुआ है। तो पूरे देश की महिलाएं, सब वर्ग की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये 33% आरक्षण, और उसके लिए हम लोग आज यहाँ मोदी जी को धन्यवाद देने आए हैं। तो देखा आपने, जीता रण मिला महिला आरक्षण। इसी बार चर्चा करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है यह इतिहास बना है जिस तरह से इस महिला आरक्षण को, जिसको एक नहीं 6 बार रोकने की कोशिश हुई थी, जिस तरह से राज्यसभा में कल देर रात इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, बीजेपी सरकार की भी। लेकिन उससे बड़ी कामयाबी इस देश की महिलाओं की है, क्योंकि इस देश की महिलाओं ने बीते कुछ सालों में देश की राजनीति की तस्वीर इस तरह से बदल दी कि जो लोग कल तक इस बिल के पर्चे फाड़ते थे, आज वो भी मजबूर इस बिल के समर्थन में वोट करने के लिए। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो पैनलिस्ट है मैं उनका परिचय कर रहा हूं। उससे पहले सीधा चल रहा हूं मेरे सहयोगी, मेरे संवाददाता नीरज सिंह के पास, जो कल देर रात तक पार्लियामेंट में मौजूद थे और जिस तरह का नजारा नीरज ने देखा, वो सब उसके बारे में बात करेंगे। नीरज, आप जहां खड़े हैं वो दिल्ली की सत्ता का केंद्र है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। मैं जहां खड़ा हूं वो संसद है, पुरानी संसद है, जिसको संविधान सदन बना दिया जाएगा कुछ दिनों बाद। नई संसद भी मेरे पीछे है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सत्ता के गलियारा है, जिसके पीछे, आपके पीछे जो दिख रहा है, उस सत्ता के गलियारे में क्या महिलाओं की आवाज जो है वो सशक्त होगी। और दूसरी बात, आपने कल जो कुछ नजारा देखा, हम चाहते हैं उसके बारे में बताइए। कल किस तरह से प्रधानमंत्री को तमाम महिला सांसदों ने घेर लिया था, कैसे लोग, कोई मिठाई खिला रहा था, कैसे कोई गुलदस्ते दे रहा था, ये सब अपने आप में इतिहास बनते आपने देखा। देखिए, बिल्कुल अशोक, मैं दूसरा जो सवाल है उसका जवाब सबसे पहले देना चाहूंगा। आपने भी देखा होगा उन दृश्यों को कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है और वो विपक्ष है लगातार कोशिश कर रहा था ये श्रेय लेने के लिए कि जैसे महिला आरक्षण बिल उनकी ही वजह से आया है। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने प्रयास जरूर किए लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, और ये मोदी सरकार थी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिन्होंने दिखाई और जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये महिला आरक्षण बिल पास हो पाया। राज्यसभा की अशोक बात करें तो 12-12:30 बजे तक राज्यसभा चलती रही। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो अपने अपने जो विचार हैं वो रखते रहे। ये पहली बार अशोक हमने दृश्य देखा है कि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा, सभी लोगों ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में मत दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब बिल पास हो गया उसके बाद जब राज्यसभा को सानाडाई कर दिया गया, प्रधानमंत्री जाने की तैयारी में थे, उसी समय तमाम जो महिला सांसद और केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थी, और न सिर्फ राज्यसभा बल्कि लोकसभा की कई सारी महिला सांसद वहां पहुंच गई और वो सब प्रधानमंत्री से मिलने की जिद करने लगी अशोक, और वो चाहती थी कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर वो एक तरीके से उनका धन्यवाद दें, क्योंकि आप देखें कि पिछले 75 साल से ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं और आखिर ये इंतजार और कितना होता। आप देखें कि जब प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे तो न केवल वहां पर मिठाइयां बांटी गई, प्रधानमंत्री को गुलदस्ता देकर उनका जो धन्यवाद है वो किया गया और प्रधानमंत्री भी काफी खुश थे। और आपने देखा भी है कि राज्यसभा में जो संक्षिप्त भाषण उन्होंने दिया और उनका यही कहना है कि तमाम लोगों ने जो सहयोग दिया है उसका वो आभार करते हैं और ये फैसला आने वाले समय में भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर होगा, भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का सूचक होगा। और दूसरी अगर हम अशोक बात करें कि जिस पहले सवाल का आप जिक्र कर रहे थे कि आने वाले समय में महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी होगी, अशोक आप लगातार गुजरात में गए हैं, गुजरात में आपने देखा है और कई जगह लगातार आपने रिपोर्टिंग भी की है। जिस समय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे
आप अगर देखें कि महिला शिक्षा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी को लेकर जिस तरीके से काम किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सफर है वो महिलाओं को उठाना पड़ता था। कई सारे इलाके ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंचती थी, प्रधानमंत्री ने बिजली पहुंचाई। और आप देखें कि मुझे लगता है कि देश के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, कि जब तमाम चीजें उनको मिलती थी गिफ्ट के तौर पर, वो उनका ऑक्शन करते थे और उस पैसे का महिला शिक्षा के तौर पर प्रयोग होता था। और जब प्रधानमंत्री वहां से गुजरात से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जब दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री के लिए, तो उनके खाते में जो लाखों रुपए थे, जो उनके सचिवालय में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनकी बच्चियों के लिए वो पैसा खर्च किया गया। तो आप वो बदलाव देख सकते हैं और आने वाले समय में भारतीय राजनीति में वो बदलाव आपको दिखाई भी देगा। अशोक, जाहिर सी बात है। और जिस तरह से आपने बताया गुजरात से लेकर दिल्ली तक का नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सफर रहा, उसमें भी महिलाओं की हर कदम पर जो है जिस तरह से उन्होंने सशक्तिकरण के लिए काम किया, या फिर महिलाओं की जो समस्याएं समझी, चाहे वो गैस का चूल्हा हो या शौचालय हो, शायद वही कारण है कि 2014-2019 लगातार नरेंद्र मोदी के महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। 3 तलाक जब उन्होंने फैसला लिया तो मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया, और यही कारण है कि आज जो है सब लोग महिला वोट की जो ताकत है उसको महसूस कर पाए। शुक्रिया नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं आपको आज के अपने पैनलिस्ट से मिलवा दूं, जो लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, जिनसे आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ चारू प्रज्ञा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, चारू प्रज्ञा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ योगिता भायना है। योगिता भायना जो है वुमेन एक्टिविस्ट है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अक्सर जो है आपको सक्रिय रूप से जो है वो दिख जाएंगी देश के तमाम कोने में। अगर योगिता मेरे साथ जो है वो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, तो मेरे साथ बरकत रेहान है जो पुरुष एक्टिविस्ट हैं, पुरुषों के तमाम जो मुद्दे होते हैं उनको उठाती हैं। और मेरे साथ डॉक्टर गीता सिंह है जो कि CPDH की डायरेक्टर हैं और शिक्षाविद है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये महिला डिबेट में मेरा पैनल जो है हमेशा 100% आरक्षण होता है महिलाओं के लिए, तो आज भी मेरा जो पैनल है उसमें 100% आरक्षण है महिलाओं के लिए, और मुझे खुशी है कि हम महिलाओं की बात आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, ये इतिहास है, ठीक है, इसको इसमें मैं उन सवालों पर भी आऊंगा जो आज राहुल गांधी ने उठाए, लेकिन बड़ी बात मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस बिल को लेकर के एक भी वोट जो है राज्यसभा में विरोध में नहीं पड़ा, जिस बिल को लेकर के लोकसभा में सिर्फ विरोध में 2 वोट पड़ते हैं, वो बिल इतने सालों तक लटका कैसे रहा? अगर इतनी सर्वानुमति थी तो फिर इतने सालों तक 6 बार कभी पर्चे ये सब क्या था? नमस्ते अशोक जी, और सारे 2 टूक को देखने वाले दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। अशोक जी, अगर इतना कंसेंसस बिल्ड करना इतना आसान होता तो ये बात बहुत पहले हो चुकी होती, ये बिल बहुत पहले पास हो चुका होता। लेकिन आपको याद होगा 2010 में जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था, उस वक्त की यूपीए सरकार में ये हिम्मत नहीं थी कि इसको लोकसभा में टेबल तक कर पाए, हिम्मत ही नहीं थी। मोदी जी ने ये बिल इस समय इसीलिए टेबल किया क्योंकि पिछले 9.5 साल से हम दिन रात काम कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के लिए। और हम केवल विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हम विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारी सरकार का एजेंडा अब एक कदम आगे आ चुका है। और देखिए, आरक्षण एक चीज है, लेकिन जो हमारा संसद है वो एक सोसाइटी का आईना होता है, और जब तक सोसाइटी में, हमारे समाज में महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक हम उनको पार्लियामेंट में अगर पहुंचा भी पाए तो वो ट्रू सेंस में सशक्तिकरण नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि इतना समय, ये 27 साल का समय हमें लग गया महिलाओं का 33% कोटा संसद तक पहुंचाने में। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, मोदी सरकार वो सरकार है जब से एक बच्ची का जन्म होता है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जब से उसका जन्म नहीं भी होता, फीमेल इन्फेंटिसाइड के समय से, जब हम सेक्स रेशो चेंज करने की लिए प्रयास करना शुरू करते हैं और ग्राउंड पे रिजल्ट देखते हैं, जब हम एक बच्ची के स्कूल में एक शौचालय बनाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुझे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, जब मोदी जी लाल किले से सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं, जब वो एक होने वाली माँ के पोषण का ख्याल रखते हैं और फिर कहते हैं कि जब तुम्हें वापस काम पे जाना होगा तो कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सैलरी मिलेगी 6 महीने तक और उसके बाद तुम काम पे जाना, उसे बिजनेस करना है, उसे लोन मिलता है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये महिला को सशक्त करते हैं। और अब आज की तारीख में तो हमारा मून मिशन महिलाएं लीड कर रही हैं, हमारी वैक्सीन बनाने वाली महिलाएं हैं। जब समाज की ये स्थिति होती है
इसी का आईना अब हमें संसद में दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने एक सामाजिक यज्ञ की शुरुआत करी और मेरा धन्यवाद मोदी जी को तो है ही, क्योंकि उन्होंने इस बिल को टेबल किया उस ऐतिहासिक दिन पर। लेकिन उन सब लोगों को भी धन्यवाद है जिन्होंने इस बिल के फेवर में अपना वोट डाला। उन 2 MPs की मैं बात नहीं करूंगी जिन्होंने बिल के खिलाफ अपना वोट किया, क्योंकि मैं भारतीय हूं ना। हमारे यहाँ जब कोई अच्छा काम होता है, जब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कोई बच्चा सुंदर सा लग रहा होता है, मुझसे काला टीका लगा देते हैं। तो ओवैसी जी और उनके साथी मेरे खुशी के दिन का काला टीका है। काला टीका कर रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। पर रहने दीजिए उन्हें नाराज, हम खुश हैं। अशोक जी देखिए, हाँ, क्योंकि आप उनसे लोग कहते हैं भाई आप और वो एक फ्रेंडली फाइट करते हैं, एक दूसरे के वोट बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे राजनीति से बहुत ऊपर होते हैं, और उस मुद्दे के ऊपर भी अगर आप साथ में नहीं आ सकते तो गलत बात है, कुछ तो गलत है। उनकी पीड़ा यह है कि भाई मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाएं कैसे आगे आएंगी। और अगर अनुमति हो तो मैं इस बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं हमारा देश एक सेक्युलर देश है, रोज रोज आप हमको सेक्युलरिज्म की दुहाई देते जाते हैं, तो क्या सेक्युलरिज्म का मतलब ये सूडो सेक्युलरिज्म हो गया क्या कि आज रिजर्वेशन भी धर्म और जाति के आधार पर होने लगेगा? हमारे संविधान में ये कहाँ लिखा है? अच्छा, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे संविधान में 3 तरह की सीट है। एक जनरल सीट है, एक SC सीट है, एक ST सीट है, और तीनों सीटों में 1/3 सीट्स आज से महिलाओं के लिए रिजर्व होने जा रही हैं। तो मुझे बताइए, जब आपको सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज करना ही है, वो डिफरेंट बैटल है, वो एक अलग जंग है, उसे आप अलग तरीके से लड़िए। आप उसको हमारे जंग में मत मिलाइए। आज हमारी जीत हुई है, हमें इस जीत को जी भी लेने दीजिए और इसमें खुश भी होने दीजिए। चलिए, जिन काले टीके का जिक्र कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं बार बार याद भी दिलाता हूं अपने दर्शकों को। ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को इसमें कोटे में भी कोटा मिलना चाहिए, ये वो लोग हैं, ये वो जमात है जिन्होंने 3 तलाक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहा था कि महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। जो लोग ये कहते थे कि महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है, आज वो कोटा विद इन कोटा मांग रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। वो मतलब कैसी बातें करते थे? वो शरद यादव थे, अब वो नहीं है, लेकिन हाँ, बिल्कुल कहा था। वो विरोध भी जो है, उससे आगे तो समाज को बढ़ना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल समाज आगे बढ़ा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो कल को पर्चे फाड़ देते थे, आज वो सब समर्थन में आए। लेकिन कुछ सवाल भी हैं, चालू जी उन सवालों पर। उससे पहले योगिता जी, आपको लगता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है? बहुत जरूरी स्टेप है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसा कि मेरी दोस्त चारू जी ने भी बोला कि 27 वर्ष से ये अटका था। मैं तो कह रही हूँ 27 वर्ष से क्या, जब से हमें आजादी मिली है, जब से स्थापना हुई है इस संसद की, तब से हो जाना चाहिए था। और 27 साल पहले चलो अनाउंस करके बड़े बड़े सपने दिखाए गए, फिर तोड़ दिए, फिर दिखाए, फिर तोड़ दिए, फाइनली हुआ है। तो उसको अच्छे को अच्छा कहने में क्या बुराई है? तो वो कहकर क्रेडिट ना लेने की होड़ करें, और जिनको क्रेडिट चाहिए वो दिखा दे। लोकसभा में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, ये तो लागू होने में 5-7 साल लग जाएंगे। दिखा दे अपनी पार्टी में, दे 50% आरक्षण महिलाओं को। आरक्षण भी देने की जरूरत नहीं, मतलब पार्टी में टिकट दे दो ना यार। अभी आ रहे हैं 6 महीने, सबके चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। जो केजरीवाल जी, जिनकी महिलाएं तो गिनी चुनी रहती हैं, वो बोलेंगे कुछ तो बोलने लायक नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, हर महिलाओं के लिए ना बहुत बड़ी एक संघर्ष होती है हर पार्टी में। और मैंने देखा है, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये लोग लिप सर्विस तो करते हैं, महिलाओं की बात जरूर करते हैं, पर अगर सीट देने की बात आती है वो अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते। शायद इसीलिए आरक्षण की जरूरत पड़ी, नहीं तो अगर पॉलिटिकल पार्टियां अगर खुद से जो है महिलाओं को टिकट देने लगती। हाँ, जो बात आ रही है, तो मैं तो कह रही हूँ, मैं तो ओपन चैलेंज करके सभी पार्टीज जो विरोध नहीं, मतलब जो क्रेडिट लेना चाहिए, वो प्लीज अपनी पार्टी की महिलाओं को अपने आप बिना ये 8 साल का इंतजार किए दीजिए टिकट। दूसरा, डायनेस्टी को मत दीजिए टिकट। सबसे बड़ा मेरा चुनौती है आपको, दीजिए तो ऐसी महिला को दीजिए जो जमीनी स्तर से आई है, ना कि किसी की बेटी है, ना किसी की बहन है, ना किसी की पत्नी है। अगर वो डिजर्विंग है, मिलना चाहिए। पर उससे ऊपर अगर आपकी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर है, आप उसको टिकट नहीं देते, आप बहुत बड़े हिपोक्रेट। तो आप, योगिता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि ये सही बात है, अगर जिनको चिंता है, जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि 2024 से ही दीजिए, तो ठीक है, आप तो टिकट दे सकते हैं ना। अगर आरक्षण नहीं हुआ
तो आप 33% कम से कम टिकट तो दीजिए, दिखाइए। हम हाँ? समय की भी बात करेंगे हाँ। अशोक जी, जो इस समय लग रहा है। जी जी, आप पहले मैं बिल्कुल मैं इस पर भी आऊंगा। मैंने कहा कि इस विषय पे बात करने में जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए उस पर बात करने में कोई हर्ज नहीं, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का जो मुद्दे उठा रहा है उन पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बरखत रेहान जी, बरखत जी, आप तो नाराज हैं, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आप अभी भी नाराज है, क्योंकि अब आपकी नाराजगी का कोई मतलब मायने वैसे नहीं रह गया अगर टेक्निकली रूप से देखें तो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आप अभी भी विरोध में, क्यों? अशोक जी, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो खुद एक महिला हूँ और मैं इसका वेलकम करती हूँ, लेकिन मेरे में बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन था, वो सभी के सामने मैंने हर पटल पे रखा है इस क्वेश्चन को, कि क्या वाकई ही इंडिया को वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत थी? क्या एक डिजर्विंग कैंडिडेट को पार्लियामेंट पहुंचना चाहिए, या आरक्षण में आज भी 21वीं सदी में भी हम आरक्षण में घुसे रहेंगे? SC ST का आरक्षण जो था उससे पूरा देश जूझ रहा है, हम एक और आरक्षण लेके आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है या वाकई हम महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वही परिवार की बहू बेटियाँ को आगे पार्लियामेंट पहुंच पाएंगी, वही जो साड़ी पहन के चश्मा पहन करके बॉलीवुड स्टार्स आगे आगे दिख रहे हैं वही पहुंच पाएंगे। कोई गरीब, कोई भी बेसहारा जो एक इलेक्शन लड़ना चाहती है उस कभी भी वो आगे नहीं आ पाएगी। वो आज इतने सालों में आ नहीं पाई तो आगे भी कौन आने दे रहा है उन्हें? वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे तो बिल्कुल भी नहीं मिले। और अब सबसे बड़ा सवाल है जो मेरी सारी महिला मित्र यहाँ बैठी हैं उनसे, कि हम महिलाएं क्या कम है किसी से? चांद तारों पे हम हो आए, हमारा पूरा आप क्या मून मिशन में हमारा पूरा योगदान है, हमारी कौन सी स्पोर्ट्स स्टार हमारी बेटियां हैं? कोई ऐसी चीज है, कोई एक फील्ड बता दीजिए जहाँ बेटियां पीछे रह गई हो। आपने कही ना एक फील्ड, यही तो फील्ड है। नहीं, ऐसा यही तो हम ऐसा कुछ नहीं है, इस फील्ड में भी बेटियां हैं। बोलिए। बरखा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बोलिए। और मैं आपको आप खत्म करना कर लीजिए, पर मैं आपको आंकड़े बताना चाहती हूँ। एक मिनट उनको रिस्पॉन्ड, फिर मैं आपको जी। बरखा जी, जो आप कह रही हैं अगर इतना आसान होता तो 77 सालों में केवल 44 महिलाओं की संख्या बढ़ी है हमारे संसद में, केवल 44। इस रेट पर तो आधी आबादी को आधा हक मिलने में तो पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। आप किस संख्या की बात करिए। और एक बात और अशोक जी, जब मैं समाज का आईना संसद को कहती हूँ, मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ। मैं वकील हूँ, हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो जजेस हैं ना केवल 7% हैं। कितनी महिलाएं सीनियर एडवोकेट बनती हैं? आप जानती हैं 11% से भी कम सर्जन्स महिलाएं होती हैं। बोर्ड सीट्स हमारे देश में, CEO बनने की हम बात करते हैं, बोर्ड सीट्स की बात करते हैं, 4% महिलाओं को मिलती हैं। तो ग्लास सीलिंग जिसको आप झुटलाना चाहती हैं वो है, वो हकीकत है। मैं मेरिटोक्रेसी को हल्के में नहीं ले रही, मैं मानती हूँ मेरिटोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं को उनकी जगह भी मिलनी चाहिए। कि मेरिट पे डिजर्विंग हमने बांटा था बरखा जी, हमने बांटा था क्या बरखा जी? बरखा जी किसने कहा? नहीं, एक मिनट, मैं इस मामले में झगड़ा नहीं कर रहा। अशोक जी, नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ करके अपने आप घर में एक बच्चा छोटा होता है ना, महिला की जिम्मेदारी होती है उस बच्चे को संभालना। कोई बुजुर्ग की तबीयत खराब होती है ना, वो महिला ही छुट्टी लेके घर बैठती है। और वो सब छोड़िए, जब कोविड आया सब लोगों को ऐसे लगा कि इस महिला का तो ऑफिस या काम या कुछ है ही नहीं, वो काम ऐसे करती है जिसका घर परिवार ना हो जैसे, और घर परिवार ऐसे संभालती है जैसे उसे काम पे ना जाना हो। अरे कुछ तो उसका सहयोग करिए। ओके डॉक्टर गीता, आपको लगता है इसमें, देखिए एक चीज मैं इस फिलहाल जो है, मैंने कहा मैं तो महिला आरक्षण का पक्षधर हूँ, इसीलिए मैं 100% अपनी महिलाओं को अपने पैनल में, हाँ जी। लेकिन मैं इस जो बरखा जी सवाल उठा रहे हैं, मैं उस सवाल पर अगर आता हूँ कि भाई ठीक है, हमने अभी देखा चंद्रयान हमारा जो है झंडा जो है आकाश में अंतरिक्ष में पहुंच गया, महिलाएं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि इस संसद में महिलाएं जो हैं चांद तक तो चंद्रयान पहुंचा देती हैं, लेकिन खुद इस संसद तक नहीं पहुंच पाती जो चांद से कम दूरी पर है। तो क्या आपको लगता है? जी बहुत, एक तो पूरे महिला समाज को नहीं, मैं पूरे राष्ट्र को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि जो महिला एक मोर्चा घर का लेती है और एक कर्तव्य का मोर्चा लेने के लिए तैयार है, और इस राष्ट्र का जो प्रवाह है उत्सव का प्रवाह रहा है और उत्सव की संस्कृति रही है। और उस संस्कृति को समझते हुए जो मुझे लगता है कि केवल महिलाओं का प्रश्न नहीं है, हम सब जानते हैं कि एक परिवार की, एक समाज की और एक राष्ट्र की परिकल्पना एक नारी के बिना असंभव है।
उस नारी ने जिसने अपने उस कर्तव्य को पूरा किया, उस घर के मोर्चे को संभाला और विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को आगे लेके आई है। ठीक है जी, निश्चित रूप से उस कर्तव्य की अब आवश्यकता संसद को भी, और हम देख रहे थे और राष्ट्र ने उस चीज को समझा और उसके कर्तव्य के और उस समर्पण के भाव को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज यह कहना चाहिए कि बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है और हम आज इस वक्त के साक्षी हैं। ये बहुत ऐतिहासिक समय है। भारत में सदैव से नारी का एक उच्च स्थान रहा है, उसको सम्मान मिला है और यह हम देख सकते हैं कि इस विधेयक का नाम भी नारी वंदन अधिनियम है और मैं कहूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो मैं उसको कहूँगी ये वंदन भी है और नारी शक्ति का अभिनंदन भी है कि इस राष्ट्र की उत्सव की संस्कृति को। लेकिन एक बात, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, क्या संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से समाज को में महिलाओं को सशक्त होने, क्योंकि ठीक है एक आशंका तो ये है ना कि भाई ठीक है, हो सकता है बड़े बड़े नेताओं की बच्ची, उनकी पत्नियां, उनकी बच्चियां वो पहुंच जाएं, क्या समाज में महिलाएं सशक्त हो पाएंगी? बिल्कुल सशक्त होंगी यहाँ आने से, क्योंकि जब वो समझेंगी और उन्होंने अपने कर्तव्य भाव को सिद्ध किया है और ये बात हम यहाँ कर रहे हैं और पिछले 27 सालों से इस भ्रम को क्रिएट किया गया कि कभी ओबीसी के नाम से, कभी जातियों के नाम से और कभी किसी परिप्रेक्ष्य को लेकर लगातार समाज को बांटने का प्रयास किया जाता रहा। मुझे याद है कि महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसके नारियों की दशा पर निर्भर करता है। तो मैं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन गांधी जी के द्वारा हुआ, तो मैं उन लोगों को भी इस चीज़ के लिए बधाई दूंगी कि उन्होंने जो लंबित प्रतीक्षित इस बिल को बिना किसी विरोध के सपोर्ट किया है, आगे भी किसी विघ्न को ना डालते हुए उन्हें इसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह मसला नहीं है कि 7 साल बाद मिलेगा या 9 वर्ष बाद मिलेगा। हो सकता है कि अभी ये तय नहीं है, लेकिन एक भ्रम के वातावरण को निर्मित करके राष्ट्र की नारियों को कहना चाहिए कि वो जरूर एक टेक्निकल इशू जरूर है कि भाई पहले जो है 2000 हाँ नहीं वो कहना मुश्किल है, वो मैं उस सवाल पे चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बड़ी बात ये कि 2024 के अंत तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि 2024 के अंत में अगर जनगणना का काम होता है तो 1 से 1.5 से 2 साल जनगणना के काम में और उसके बाद परिसीमन का काम होगा फिर जाकर, तो ये थोड़ी एक प्रक्रिया लंबी है, लेकिन उसको लेकर सवाल, लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये जो कोटा विद इन कोटा, ये जो आरक्षण में भी आरक्षण मांगा जा रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि आज एक बार फिर से अगर कोटा विद इन कोटा को लेकर के कांग्रेस जो है आज जिसकी बात कर रही है, अगर उस पर कांग्रेस पहले भी सहमत थी, तो सवाल यह है कि 2010 में तब इसको क्यों नहीं पारित करा। इस पर मैं बात करूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने
नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं और जीता रण आया महिला आरक्षण, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। महिला आरक्षण जो विधेयक है वो पारित हुआ, लोकसभा में सिर्फ 2 वोट विरोध में पड़े, राज्यसभा में विरोध में 1 भी वोट नहीं पड़ा। तो सवाल यह है, जिस बिल के पक्ष में, जिस आरक्षण के पक्ष में ऐसी सर्वानुमति संसद में दिखाई दे रही है, वो पिछले 27 साल से आखिर क्यों नहीं दिखाई दी? और अगर आज दिख रही है तो क्या इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष कह रहा है एक झुंझुना पकड़ा दिया है, कब मिलेगा? 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, और साथ साथ ये किस आरक्षण के अंदर भी आरक्षण हो। इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारुल प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हैं, योगिता बायना वुमेन एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर गीता सिंह है मेरे साथ, शिक्षाविद हैं, और बरखा त्रेहान है, वो पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं। तो चारू जी, सवाल फिर एक बार ये फिर आता है कि भाई इसमें इतना देर लग रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई विशेष सत्र आपने बुलाया, आपने इतना सब कुछ किया, अगर यही करना था 6-7 साल बाद होना था तो संसद के शीतकालीन सत्र में भी हो सकता था। अशोक जी, बिल्कुल, और ये प्रश्न मैं बार बार सुन रही हूँ, पर इसका जवाब मैं दूं इससे पहले मैं गीता जी की बात से सहमति अपनी जताना चाहती हूँ। गीता जी ने कहा कि मुबारकबाद आज केवल महिलाओं को नहीं पुरुषों को है, पर पुरुषों को भी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज केवल भारत के नागरिकों को नहीं, पूरे विश्व को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अगर यहाँ पर हम 33% आरक्षण महिलाओं को दे सकते हैं, आप समझ रहे हैं ये आंकड़े दुनिया भर के लिए बदलेंगे। जो सब लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यूएन में विमेन का विभाग है, कितने सारे एक्टिविस्ट दुनिया भर में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उन सब के लिए आंकड़े बदलेंगे जब मेरे देश में ये आंकड़े बदलेंगे। आपका प्रश्न का जवाब अब मैं देना चाहूंगी। आपने ये कहा क्या ये झुंझुना है? देखिए, बड़ी सैड सी बात है कि हमारा विपक्ष हमेशा ना ऐसी नकारात्मक बातें करता है। पहली बात तो उनको मोदी जी पे डाउट नहीं करना चाहिए। जब मोदी जी खुद कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, आप उस बात को सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इस सरकार ने दिखाया है कि जब मोदी जी एक स्टैंड लेते हैं वो काम वो करके दिखाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं यहाँ पे कहती हूँ व्हेन द विल इज एज स्ट्रांग एज मोदी जीज, ही विल मेक द वे, एंड ही हैज मेड द वे। जो अब समय और टाइमलाइन की ये लोग बात करते हैं, मैं उनको याद दिला दूं, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे ये तय होगा, पहली बात तो हमारे देश में महिलाओं की आबादी कितनी है, और उसके बाद ये तय होगा कि वो कौन सी सीट होगी जिनको रोका जाएगा महिलाओं के लिए। अब क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम वो निर्णय ले लें? क्या सरकार वो निर्णय ले ले? क्या राहुल जी को ऐसी बात चलेगी? क्या अखिलेश जी को चलेगा? या अरविंद केजरीवाल को चलेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसके बाद भी आप हल्ला मचाने वाले हैं तो इस प्रक्रिया को चलने दीजिए। एक डिलिमिटेशन कमीशन होती है, वो अपना काम करेगी, वो अपने हिसाब से अंदाजे लगा के, कैलकुलेशन करके, पढ़ाई करके ये बताएंगी कि देश में कितनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करी जानी चाहिए और वो कौन सी सीटें होनी चाहिए। देखिए, काम हमें पक्का करना है, पुख्ता करना है और परमानेंट करना है, तो इस काम को करने का ये सही तरीका है। और इस तरीके पे जब आप बार बार सवाल उठाते हैं, मुझे कभी कभी
भी ऐसा लगता है कि नकारात्मक राजनीति की सारी हदें आप पार कर रहे हैं और जनता अब समझदार है। क्योंकि किस दिन आप मुझे बताइए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या हमारे किसी भी मंत्री ने संसद में ये कहा हो कि ये आरक्षण 2024 में लागू होगा। अमित शाह जी ने साफ कहा था कि अगर आज आप हमारा साथ देते हैं, इस बिल को पास कराते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि 2029 में इस संसद में हमारे साथ 33% महिलाएं बैठेंगी। तो सरकार तो अपनी बात साफ बता रही है। उसके बाद ये बरगलाना, झूठ बोलना, भय फैलाना और इतनी नकारात्मक बात करना विपक्ष को सूट नहीं करता, वो भी ऐसे मुद्दे पे जिसपे वो हाँ के लिए वोट कर चुके हैं। विपक्ष की और बात मैं बताना चाहूंगी, विपक्ष ने एक बहुत गलत किया है जो महिलाओं को बांट दिया है। देखिए, महिला तो महिला होती है। कोई अखिलेश जी आके कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को दे दीजिए, कोई कह रहा है 50% को दे दीजिए। आप ये कैसे तय कर सकते हैं? मैं तो कह रही हूँ 100% को दे दीजिए, लेकिन मुसलमान कहाँ से आ गया? कल को कोई आएगा कहेगा हिंदू महिलाओं को दे दीजिए। बरखा जी, उसमें आपकी बात में एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिख रहा है, उसको क्लैरिफाई करें। क्योंकि अभी आपने कहा कि भाई इसमें कोटा विद इन कोटा का विरोध किया। ये जो कोटा विद इन कोटा के सिस्टम पूरा आया था, शरद यादव जी ने जब ये सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि परकटी महिलाएं, आपने अभी चश्मे वाली बॉलीवुड की कहा। तो ये जो कोटा विद इन कोटा, ये इसलिए कहा जा रहा है कि भाई गांव देहात की जो महिलाएं हैं उनको भी हक मिले। सिर्फ नेताओं के बच्चे बच्चियों को दिल्ली मुंबई में गॉगल पहनकर ये जो थर्ड 3 पेज 3 की जो सोशलिटी थे उनको नहीं, इसलिए कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है ना। कोटा विद इन कोटा जो आ रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है विपक्ष। इसमें ये इस डिस्क्रिमिनेशन को करने के बजाय अगर ये कहता कि जी कोई वुमेन रिजर्वेशन बिल चाहिए ही नहीं, तब वो स्पष्ट सबके साथ खड़े होते और मोदी जी भी कहते सबका साथ सबका विकास। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल। मैं एक मिनट योगिता, ये जो कोटा विद इन कोटा की जो बात आ गई आज कांग्रेस भी कह रही है कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात हमारे यहाँ स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जातिवाद पे वोट होता है और कुछ ऐसे हैं सफर कर रहे हैं, दलित समाज है हमारा, जिनको जरूरत है इस चीज की, मुझे लगता है। क्योंकि अगेन वही वाली बात है, जैसे विमेन हम रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे क्योंकि पिछड़ा हमें बहुत पिछाड़ दिया गया था, उसी तरह से कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको जरूरत है, पर उसको इसमें इंक्लूसिव करना, वो जो स्पष्टीकरण आ चुका है उसमें बिल में, तो मुझे नहीं लगता उस पर फिर से उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं वही कह रही हूँ जो कह रहे हैं ना, वो वैसे नहीं, ये बात नहीं है अशोक जी। चर्चा का स्वागत है, हर दिन चर्चा का स्वागत है। वैसे ही दे दो ना। देखिए, मैं बिल्कुल, आप इतना चिंता जता रहे हैं जाति में जाति, आप दीजिए ना उनको। आपको उभारने के लिए कौन रोक रहा था? नहीं, और अशोक जी मैं एक कदम और आगे जाऊंगी। हमारे मैं जो हमारे संविधान में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें 3 किस्म की सीट्स हैं। एक जनरल सीट्स हैं, एक SC सीट्स हैं और एक ST सीट्स हैं। और जैसा मैंने अपनी ओपनिंग लाइन्स में बोला था, ये तीनों को हमने रिजर्व कर दिया है। अब आप इसमें इतने सारे कोटे लाएंगे तो बहुत खिचड़ी सी पकाएंगे। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कह रही कि OBC को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आज कोई कोटा नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी के 37% सांसद OBC बैकग्राउंड से आते हैं बिना किसी कोटा के। तो जिसका सोच किसी को सशक्त करने का होगा, वो उसको करने का तरीका निकालेंगे। बल्कि मैं तो बोलती हूँ आप महिला के लिए भी 33% कोई बार मत मान के चलिए, ये तो शुरुआत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल सीट्स में महिलाएं लड़ नहीं सकती। अच्छा, एक इसमें समस्या और है। जब 2010 में ये बिल राज्यसभा से पास हुआ था तो सोनिया गांधी जी का एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में उनसे यही प्रश्न पूछा गया था कि सोनिया जी, इसमें OBC के लिए आरक्षण क्यों नहीं है, कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं है? तो सोनिया जी ने भी तब यही जवाब दिया था। आज अनफॉर्चुनेटली सोनिया जी के बेटे ही उनकी बात को याद नहीं रखता है। मैं जो चारू जी कह रही हैं, हाँ मैं आता हूँ चारू, एक सिर्फ फैक्ट रख दूं। जो चारू जी कह रही हैं वो 2010 का सोनिया जी का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप OBCs को और अगर आप मुस्लिम महिलाओं को, पिछड़े महिलाओं को अगर आप देना चाहते हैं टिकट, तो इस 33% में दीजिए, आपको किसने रोका है? और एक बात और बता दूं, 6 सितंबर 1990 का स्वर्गीय राजीव गांधी का एक इंटरव्यू पुराना है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि OBC को आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो क्या ये OBC वाला जो कार्ड है वो लाया गया है? वो कह रहा हूँ, ये जो OBC का कार्ड है, क्या ये पूरा का पूरा चुनावी जुमला है? ये चुनाव के लिए OBC। गीता जी, आप कुछ कहना चाहती थी? फिर मैं अशोक जी, मैं चारू जी से सहमत हूँ, जैसा कि योगिता जी भी कह रही थी।
वास्तव में हम ये जो बार बार एक भ्रमित करने वाली बात है कि 27 सालों से जिस तरीके से लटका रहा, अब उसको ओबीसी के फिर से एक बांट के, वास्तव में ज़रूरत इस बात की है जिस तरह से सारे विपक्ष ने सहयोग किया है इस बिल को पास कराने के लिए, उसी प्रकार से वो उसकी बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करें। मजबूरी है, हाँ, करना मजबूरी है। मतलब आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लालू यादव, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग ये कह रहे हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग ये चाहते हो कि वो विजय चौक पे निकले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, आप लोग उनकी तो मजबूरी थी, फंस गए थे। एक मिनट चारू जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको करना पड़ा, चलो उन्होंने मंशा दिखाई 27 साल तक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सहयोग किया, ये उससे भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि बिल्कुल राष्ट्र को भ्रमित ना करते हुए उस राष्ट्र शक्ति को, उस मातृ शक्ति को, उसके इस अगर बिल में कोई बाधा नजर आती है तो उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाए, ना कि फिर ये प्रयत्न किया जाए और ये भ्रम पैदा किया जाए कि 27 साल और लगेंगे, 9 साल और लगेंगे, बीच में और भी इलेक्शन आएंगे, परिसीमन भी होगा, फिर से बीच में स्टेट्स के भी इलेक्शन आएंगे, और जिस तरीके से मोदी जी आश्चर्यचकित करते हैं और सारी चीज़ें हम बहुत समय से बहुत पहले होते हुए देखते हैं, तो हमें सबको ये विश्वास होना चाहिए कि राष्ट्र शक्ति को वो वंदन और अभिनंदन बिल्कुल मिलेगा जो हमारे प्रधानमंत्री ने सारे विश्व को आश्चर्यचकित किया है। जहां नारी अधिकार के लिए लड़ाई होती है, जहां वोटिंग का अधिकार भी बहुत देर से मिलता है, वहां उन्होंने आरक्षण के माध्यम से इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी बात जानते हैं क्या, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस बिल को समर्थन मिला है वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है, और इसके पीछे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, और ओबीसी वाला भी जो है उसके पीछे, मैं एक मिनट मैं आता हूँ, उसके पीछे भी जो ओबीसी वाले जो आवाज उठाई जा रही है और जो सपोर्ट मिला उसके पीछे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, और वो जो 2 फैक्टर हैं वो 2024 की लड़ाई के सबसे बड़े फैक्टर होंगे। मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में हम आज चर्चा कर रहे हैं जीता रण मिला महिला आरक्षण। जिस तरह से महिला आरक्षण का बिल जो है वो पारित हो गया। अब जो भविष्य की राय फिलहाल इसको, क्योंकि संविधान संशोधन है, इसलिए करीब देश की 50% जो विधानसभाएं हैं उनको ये पारित करना पड़ेगा। इसमें भी कोई समस्या आती कोई दिखती नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है, कोई नहीं चाहता, इतिहास में वो दरअसल गलत दिशा में खड़ा था, गलत साइड पे खड़ा था, वो इस रूप में जाना जाए, इसलिए सबने इस पर समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझिए। लोगों ने क्यों किया इस बिल का समर्थन? उसके पीछे बड़ा कारण यह है
कि महिला वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ताकत है। अगर हम आंकड़े देखें तो 2014 में 29% महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया था और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया। तो सबको मालूम है कि अगर महिला वोट पर अगर खिलाफत करेंगे, विरोध करेंगे, तो महिला वोट की और ताकत बन जाएगा। दूसरा है जो ओबीसी का फैक्टर आया, इसके पीछे भी बड़ा कारण यह है कि 2014 में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ओबीसी वोट का 30% हिस्सा मिला था, लेकिन 2019 में 41% ओबीसी वोटों में सेंध लग गई। इसलिए आज ओबीसी वोटों का कोई रोना रो रहा है और कोई विरोध नहीं कर पा रहा। तो कुल मिलाकर राजनीति इसमें है चारू जी, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और राजनीति का कार्ड आपने भी खेला है, बीजेपी ने भी खेला है। ये राजनीति से ऊपर है अशोक जी, मैं इसको राजनीति बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं, जहन में नहीं थी कि 24 के देखिए मैं तो आपको पहले ही बोला 24 में तो इसका फायदा हम कह ही नहीं रहे किसी को मिलेगा। हम तो बात ही 29 की कर रहे हैं। अगर विपक्ष कॉन्फिडेंट होता तो उनको तो मेरे हिसाब से ये बोलना चाहिए कि जब हमारी सरकार आएगी हम इसको पार करा देंगे, जो भी है, क्योंकि विपक्ष को मालूम है वो इस देश में जीत ही नहीं सकते। उनका झूठ सबके सामने। जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको लगता है जातिगत आरक्षण से आपको मुश्किल में डालेंगे। जी, जातिगत आरक्षण पर हम आते हैं। पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ओबीसी समुदाय के खिलाफ हैं, उनको शायद याद नहीं रहता मोदी जी खुद एक ओबीसी समाज से ही आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ये जातिगत विभाजनों में इस देश को बांटने की बात करते हैं, वो मोदी जी का मूल्य भूल जाते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा ये कहा है सबका साथ सबका विकास। तो आप प्लीज विभाजन की यहाँ पर हमारे सामने बात मत करिए। हमारी कौन सी पॉलिसी है, कौन सी योजना है जिसका लाभ उठाने से पहले आपको जाके अपनी धर्म, अपनी जाति बतानी पड़ती है, कोई सी भी, चाहे आपको अपने नाम पर घर की रजिस्ट्री करानी हो या सिलेंडर का कनेक्शन लेना हो या आयुष्मान योजना से किसी का अपने घर में इलाज कराना हो। तो हम इसी को कंटिन्यू रखना चाहेंगे और ये बात महिलाओं पे भी लागू होती है। हम क्यों विभाजन करेंगे, हम तो सबको एक साथ लाने की बात करते हैं। हाँ, विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो ओबीसी की बात करेंगे, ये जिन वोटों को खोने की आप बात कर रहे हैं, उन्हें लगता होगा इसमें से 2-4% वोट इनको मिल जाएंगे। अब ये होने वाला नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आज जब हम इस आरक्षण को रियलिटी करने जा रहे हैं, आज लाकर ये नए नए इसमें आंकड़े दे रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, पुरुष जिन सीटों पे लड़ते हैं वहां पर तो आपने कभी ओबीसी सीटों की मांग नहीं करी, आज तक करी है क्या? मुझे बताइए। 77 साल हो गए हमारे देश को चुनाव लड़ते हुए, आज तक जब आपने जनरल सीट में, SC/ST सीट में, किसी भी सीट में, आज तक आपने बोला ही नहीं कि इसमें रिजर्वेशन ओबीसी के हिसाब से होना चाहिए। आज जब हमारी जंग खत्म होने जा रही है, हम उसे बस तो जीत ही रहे हैं, तब आपने एक नया सिस्टम ले आया। रिजर्वेशन मिली, एक तरफ से आप कह रही थी कि आप क्यों बांट रहे हैं, एक तरफ से आप जेंडर डिवाइड नहीं कर रहे, आप पुरुष और महिला को बांट रहे हैं। अगर डिजर्विंग कैंडिडेट पुरुष है तो आप रिजर्वेशन महिला को देते, जिसको आता कुछ ना हो, और वो पार्लियामेंट में कैंडिडेट नहीं हो सकती। मैंने ये कब कहा? मैंने तो कहा जेंडर में मत डिवाइड करिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट इनको चिंता ही आ रही है कि भाई कोई पुरुष है वो ट्रांसजेंडर को बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ट्रांसजेंडर को भी उतना ही जल्दी से ठीक है, पुरुष भी एक महिला भी, आप देश को एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी से। दुश्मनी की खाई बढ़ेगी। महिला हित की बात केवल महिला कर सकती है, कहाँ कहाँ क्या है। तो ओबीसी हित की बात या फिर किसी और माइनॉरिटी की बात उस माइनॉरिटी से कही जाए, ये किसने कहा है? और आखिरी बात अशोक जी, पहली बात, आप जब अपने आप को सेक्युलर कहते हैं ना, तो ये यहाँ पर धर्म मत लाइए। ओके, योगिता जल्दी से, एक मिनट रुकिए। योगिता बहुत जल्दी से, ये जो ओबीसी का और ये जो महिला, ये जो दोनों फैक्टर मैंने जिनका जिक्र किया, क्या ये 24 की जंग के लिए सब कुछ हो रहा है राजनीतिक, इसमें आपको लगता है? ये बात को मैं डिनाई नहीं कर सकती कि बीजेपी भी कर रही है। ओवरनाइट सडनली आपने सस्पेंस रख के इसको बम की तरह फोड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन 24 के है ना पास में, तो वोटर्स को तो एक मिनट। तो मेरे को लगता है कि ये बात का ये कहना कि भाई हम इसको राजनीति से ऊपर उठ के कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ये प्योर राजनीति है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बट कोई बात नहीं, कुछ चीजें अच्छी आप कर रहे हो अंडर द कवर ऑफ राजनीति, तो हमें अगर राजनीति के नाम पे कुछ अच्छी चीज हो जाती है उसमें कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि लेकिन जेंडर वॉर तो नहीं होना चाहिए। जेंडर वॉर नहीं होगी, आप इसको जेंडर वॉर क्यों मानते हैं? आप नहीं, बरखा जी आप क्यों मानती है? मेरे बरखा जी एक मिनट, बरखा जी जब आप ऐसा कह रही हो तो आप मेरे जैसे पुरुषों को आप अंडरमाइन कर रही है। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है महिलाओं
को आरक्षण देने में। ओके ओके, हाँ जल्दी से आखिरी कमेंट। ओके आखिरी कमेंट, हाँ आखिरी कमेंट जी। वास्तव में बार बार ये बात की जा रही है कि ओबीसी को अलग से दिया जाए, ऐसी जिस तरीके से रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए, मैं उसे बिल्कुल गलत मानती हूँ। क्योंकि यहाँ हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, उसके अभिनंदन की, उसके वंदन की बात कर रहे हैं, तो उसका वह स्वरूप सामने आता है कि जो माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, और जो एक निर्माण करती है, जो बनाती है, और समर्पण के भाव से उसने बहुत आज़ादी की लड़ाई में, और हम आज तक देखते हैं कि चांद तक पहुंचे, मंगल तक पहुंचे, पूरी टीम हमारी महिलाओं की थी, वो भाव नहीं आया उसमें। लेकिन अब ये बार बार ओबीसी की और उसकी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात करना मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से एक राजनीतिक, सबने अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों के राजनीतिक स्टैंड है, और उसके पीछे अगर ऐसा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण जो है वो सीधी सी बात है 2024 का चुनाव है। लेकिन फिलहाल तो कम से कम ये कहेंगे, एक पुरानी कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। उत्सव को मनाया जाए, पूरे विश्व को ये संदेश दिया जाए कि भारत में क्या स्थिति है। बिल्कुल वो होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, और जो जीता वही सिकंदर। फिलहाल तो ये जो रण थी, आरक्षण की जो रण थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बाजी मार रही है। अब विपक्ष इसमें हिस्सा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है तुरंत लागू करो। ये दरअसल वो जो डिविडेंड नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, उसमें अपना अपना हिस्सा तलाश रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंतजार करेंगे इस पूरे मसले पर, अभी लागू होने में कुछ समय है, लेकिन बड़ी बाजी जो है वो मार ली है, और नरेंद्र मोदी के हाथ में, कम से कम ये कह सकते हैं, उनके हाथ, उनका जो नाम है इतिहास में लिखा गया कि महिला आरक्षण का जो बिल है वो नरेंद्र मोदी ने सर्वसम्मति से पारित कराया। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में फिलहाल विजय चौक से इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।